नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 जनवरी 2024 का संपादक के लेकर, जिसका शीर्षक है नरेश गोयल के बहाने न्याय पर बात, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते आज नरेश गोयल की। देश की जेलों में एक नरेश गोयल होता तो आलेख लिखने की कोई ज़रूरत ना होती, लेकिन जब इनकी संख्या लाखों हो गए तो फिर इस मुद्दे पर लिखना ज़रूरी हो जाता है। जानते ही इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज मैं बात कर रहा हूँ जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के बहाने से। गोयल साहब कैनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में पिछले 1 सितंबर से जेल में हैं। नरेश गोयल ने शनिवार को यह एक विशेष अदालत में हाथ जोड़कर कहा कि वह जिंदगी की आस खो चुके हैं और इस स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि वह जेल में ही मर जाएं। गोयल साहब को पता नहीं है कि उन जैसे देश में लाखों नरेश गोयल हैं जो न्याय व्यवस्था से निराश होकर जेल में ही मर जाना चाहते हैं, क्योंकि अदालतें न उन्हें जमानत देती हैं और न सज़ा सुनाती हैं, क्योंकि अदालती प्रक्रिया ही ऐसी है। देश की जेलों में नरेश गोयल होता तो आलेख लिखने की कोई ज़रूरत ना होती शायद, लेकिन जब इनकी संख्या लाखों में हो जाए तो फिर इस मुद्दे पर लिखना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मौजूदा न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता इस तरह के मामले से प्रभावित होती है। कभी कभी लगता है कि देश की अदालतें जांच एजेंसियों तथा सत्ता प्रतिष्ठान के सामने असहाय और चाहकर भी वे न्याय नहीं कर पा रही हैं। देश की न्याय व्यवस्था के प्रति इस तरह की धारणा हाल के 1 दशक में ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इस दशक में अदालत की सियासत ने जिस तरह से काम शुरू किया है उसे देखकर लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था को या तो बेपटरी किया जा रहा है या फिर उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। देश की जेलों और अदालतों के आंकड़े हासिल करना वैसे तो टेढ़ी खीर है, लेकिन जब तब संसद में इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं तो उन्हें देखकर ही विस्मय होता है। पिछले दिनों संसद में बताया गया है कि देश भर की जेलों में वर्ष 2017 से 2021 के बीच बंद विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 17.64 लाख से अधिक है। इनमें सर्वाधिक कैदी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। हालांकि सरकार के पास यह आंकड़े नहीं है कि इस अवधि में कितने विचारधाराहीन कैदियों की हिरासत में ही मृत्यु हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बुधवार को बताया कि वर्ष 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश भर में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 17,64,788 है। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 में विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,08,718 और वर्ष 2018 में 3,24,1,041 वर्ष 2019 में 3,32,916 और 2020 में 3,71,848 और 2021 में 4,27,165 थी। आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में विचारधाराहीन कैदियाँ हो, उस देश की न्याय व्यवस्था कितनी बेचारगी की शिकार होगी। लगता है कि कहीं जमानत देने के लिए अपराध आधार नहीं मिलता तो कहीं जमानत न देने के लिए जानबूझकर स्थितियाँ पैदा की जाती हैं और अदालत ऐसे में विचारधाराहीन कैदियों की कोई मदद भी नहीं कर पाती। देश के विचाराधीन कैदियों में सभी ने नरेश गोयल की तरह किसी बैंक के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। इनमें बहुत से जेब कतरे भी हैं और बहुत से छोटे छोटे अपराधों के लिए आरोपी भी। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें मूल अपराध के लिए मिलने वाली सज़ा से ज़्यादा अवधि तक विचाराधीन कैदी की हैसियत से जेल में रहना पड़ता है। बहुत से क्या ज़्यादातर तो ऐसे ही है जो नरेश गोयल की तरह अपना वकील तक जमानत के लिए खड़ा नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि 70 वर्षीय गोयल ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, जो कैंसर के अंतिम चरण में है। गोयल की इस तरह दिल्ली सरकार की उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
हो या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह या अंधविश्वास उन्मूलन संस्था का कोई पदाधिकारी, यदि एक बार जेल की सीखचों में फंस जाए कि पीछे पहुंच गया तो फिर उसका या तो भगवान मालिक है या फिर कोई नहीं। ये दोनों यदि आपके अनुकूल नहीं है तो आपको भी सहारा श्री की ही तरह बिना सजा सुने मृत्यु लोक से रवानी डालना पड़ सकता है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से मेरी कोई सहानुभूति न होती यदि उनके खिलाफ कार्रवाई गतिशील होती। कितना करुणिक दृश्य रहा होगा जब गोयल ने हाथ जोड़कर और कांपते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है और उनकी एकमात्र भी बेटी अस्वस्थ है। उन्होंने कहा कि जेब कर्मियों की भी उनकी मदद करने की सीमाएं हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने उनकी बात पर ध्यान से सुनी और जब वह अपनी बात रख रहे थे तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। मैंने पाया कि उनका शरीर काँप रहा है, उन्हें खड़ा होने के लिए भी सहारे की ज़रूरत है। न्यायाधीश ने कहा, मैंने उनकी हर बात पर गौर किया। मैंने आश्वस्त किया कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का हर संभव सा ख्याल रखा जाएगा और इलाज भी कराया जाएगा। अदालत ने उनके वकीलों को उनके स्वास्थ्य के सिलसिले में उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया। हमारी सरकार अंग्रेजों के ज़माने की कानूनों प्रतीकों को बदलने में लगी है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भी सरकार ने पिछले दिनों विपक्ष की अनुपस्थिति में कानून बनाए हैं, लेकिन देश की जर्जर होती न्याय व्यवस्था को सुधारने की सुध उसे नहीं है, क्योंकि शायद मौजूदा न्याय व्यवस्था उसकी माकूल या अनुकूल नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में यदि इस बिंदु को भी शामिल किया जाए तो मुमकिन है कि देश का जनमत सरकारों पर न्याय व्यवस्था में परिवर्तन का दबाव डाले। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।